प्रीति, ओ प्रीति, जल्दी से एक चाय तो लेके आ यार। अभी लाई भैया। प्रीति, टिफिन कब लाएगी? जी जी पापा, बस अभी लाई। अरे पूजा के फल कहाँ रख दिए प्रीति? वो यहाँ है माँ, बस अभी लेकर आई। ये है सुरेश वर्मा का परिवार, जहाँ हर सुबह हर किसी की जुबान पर बस प्रीति का ही नाम होता था। वैसे तो प्रीति इस घर की बेटी है, लेकिन यहाँ उसका अस्तित्व किसी नौकर से ज्यादा नहीं था। भैया ये लो चाय, और पापा ये आपका टिफिन। अम, अरे यार, ये क्या चाय है यार ये? अरे बस पानी उबाल कर ले आई है, तुझे चाय बनानी भी नहीं आई अभी तक। पता नहीं जिस घर जाएगी वहां क्या ही कहर ढाएगी ये। टिफिन तैयार करने में इतना टाइम लगता है, आज फिर तेरी वजह से मैं लेट हो गया। पापा वो माँ को पूजा के लिए फूल चाहिए थे, तो वही तोड़ने चली गई थी मैं। रहने दे, तू और तेरे बहाने। सच में जब से माँ ने रसोई का काम छोड़ा है, एक ढंग की चाय तक नसीब नहीं हुई है। लगता है आज भी बाहर ही चाय पीनी पड़ेगी। अब पापा, जरा 20 रुपए तो देना। अरे 20 रुपए में क्या आता है, ये लो 50 रुपए। चाय के साथ कुछ नाश्ता वगैरह भी कर लेना। खूब खाओ पियो और खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। बस बेटा, तुझसे ही है मेरी सारी उम्मीदें। बाकी तो सब यहाँ बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने ही बैठे हैं। प्रीति को समझ आ गया था कि उसके पिता का ये ताना उसी के लिए था। उसे बुरा तो लगा, लेकिन फिर भी उसने पलटकर कुछ कहा नहीं, क्योंकि इस सब की अब उसे आदत हो चुकी थी। बचपन से ही उसके अपने घर में उसे बेटी होने की सजा मिलती आ रही थी। सुबह से रात तक प्रीति घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसके पिता और भाई की नजर में वो किसी काम की नहीं थी। हालांकि प्रीति की माँ को उस पर तरस आता था, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुलकर प्रीति का साथ दे सके। पापा, माँ, कहाँ हो आप दोनों? क्या हुआ भैया? तुझे किसने बुलाया यार? माँ पापा कहाँ हैं? वो घर पर नहीं है, पर बात क्या है मुझे बताओ ना, बड़े खुश लग रहे हो। मेरी नौकरी लग गई, पूरे 10,000 महीने की सैलरी लगी है। अरे वाह भैया, तब तो इस बार भैया दूज पर मुझे नया सूट लाकर दोगे ना? ये देखो, गांव बसाने की ये लुटेरी पहले आ गई। चल जाके अपना काम कर, बड़ी आई नया सूट लेगी। घर में चाहे खुशी का कोई भी मौका हो, प्रीति कभी भी उस खुशी का हिस्सा नहीं बन पाती थी, क्योंकि उसे इस लायक समझा ही नहीं जाता था। समय बीता और संजय नौकरी करने शहर से बाहर चला गया, और फिर कुछ ही दिनों के बाद प्रीति के रिश्ते की बात चल पड़ी। लेकिन लड़के वालों की तरफ से दहेज के रूप में पूरे 5 लाख रुपयों की मांग की गई। तो प्रीति के पिता ने अपना सिर पकड़ लिया और फिर संजय को फोन करके उससे बात की। संजय बेटा, तुम कुछ मदद कर सको तो बताओ, इस बवाल से तो पीछा छुड़ाना ही है। मैं कहाँ से करूंगा, अपना खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चला रहा हूँ। अब आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। और वैसे भी पापा, ये मनहूस इस लायक नहीं कि इसकी शादी पर इतने सारे पैसे खर्च किए जाए। आप तो कोई ऐसा घर ढूंढिए जो बस ऐसे ही ले जाए इसे और हमारा पीछा छूटे। फोन स्पीकर पर था और प्रीति सब कुछ अपने कानों से सुन रही थी, लेकिन चुप रहने के सिवाय वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर संजय की बात मानकर प्रीति के पिता ने उसकी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी जो प्रीति से उम्र में पूरे 15 साल बड़ा था। प्रीति ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसमें ना कहने की हिम्मत भी तो नहीं थी। वो आंखों में आंसू लेकर सुंदर से शादी कर लेती है। और फिर प्रीति, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो? जी, वो भाई दूज का त्योहार आने वाला है, तो बस उसी के बारे में सोच रही थी। अरे तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है? हम चलेंगे तुम्हारे घर, या फिर अपने भाई को यहीं पर बुला लो। प्रीति का पति सुंदर भले ही उससे उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन ये प्रीति की खुशकिस्मती थी कि वो प्रीति से बहुत प्यार करता था, साथ ही उसके समर्पण का बहुत सम्मान भी करता था। प्रीति को जो खुशियां उसके मायके में कभी नसीब नहीं हुई, वो उसे उसके ससुराल में अब जाकर मिल रही थी। हालांकि प्रीति ने कभी भी अपने पति सुंदर को अपने बीते समय और अपने प्रति अपने परिवार के रवैये के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। भैया को फोन लगाया था पर उनसे बात नहीं हो पाई। अरे यहाँ लाओ, मैं लगाता हूँ साले साहब को फोन। नहीं नहीं, अभी भैया ऑफिस में होंगे, बिजी होंगे। अब मैं बाद में बात कर लूंगी उनसे, आप परेशान मत होइए। अच्छा, अब ठीक है फिर, पर जैसे ही बात हो जाए मुझे जरूर बताना, ठीक है? ऐसा कहकर सुंदर वहां से चला जाता है और प्रीति डरते डरते अपने भाई संजय को फोन लगाती है। हेलो भैया, कैसे हो आप? जल्दी बोल, क्या काम है? भैया, शादी के बाद ये मेरा पहला भाई दूज है, आप आओगे ना मेरे घर टीका करवाने? तुझे पता भी है कि एक बार आने जाने में कितना किराया लगता है? वैसे ही इतनी कड़की चल रही है, ऊपर से वहां आऊं सो तेरे लिए, फिर तेरे घर वालों के लिए कुछ ना कुछ लेकर भी आऊं। मुझे माफ कर भाई, मेरे बस का नहीं है ये सब। भैया तो मैं आ जाती हूँ आपके पास, क्या ये ठीक रहेगा? ओफो, क्या आफत है। ठीक है आजा, पर एक बात पहले ही बोल रहा हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। अगर नहीं मिल सका तो रोना धोना मत। इतना कहकर संजय फोन काट देता है और प्रीति भी उदास मन से घर के कामों में लग जाती है। फिर भाई दूज के ठीक एक दिन पहले। प्रीति, भाई दूज कल है, साले साहब से क्या बात हुई तुम्हारी? अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई।
भैया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो तो आने की बहुत जिद कर रहे थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने सोचा कि मैं ही चली जाती हूँ उनके पास। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें गाड़ी से ले चलूंगा। आप नहीं नहीं, आपको भी तो दीदी के पास जाना है। आप परेशान मत हो, मैं बस से चली जाऊंगी। सुंदर के बार बार कहने पर भी प्रीति उसे अपने साथ संजय के पास लेकर नहीं जाती और फिर भाई दूज के दिन अकेले ही बस से संजय के फ्लैट पर पहुंच जाती है। फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। प्रीति ने अंदर जाकर देखा तो वहां संजय एक आदमी के पैरों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा था। रॉबिन भाई, बस एक हफ्ते का टाइम और दे दो, तुम्हारा पूरा पैसा वापस कर दूंगा कसम से। बस एक हफ्ता और दे दो मुझे। ओए, मेरी बात ध्यान से सुन। एक हफ्ता मतलब एक हफ्ता, समझा क्या? अगर एक हफ्ते में मेरा पैसा मेरे अड्डे पर नहीं पहुंचा ना, तो तेरी किडनी पहले बाहर निकालूंगा और फिर उसका क्या करूंगा ये तो तू समझ ही गया होगा। क्यों? संजय को धमकी देने के बाद वो आदमी और उसके गुंडे वहां से चले जाते हैं और संजय जमीन पर बैठा रोने लगता है। तभी प्रीति उसके पास जाकर उससे कहती है, भैया ये सब क्या है? कौन थे ये लोग और तुमसे ऐसे क्यों बात कर रहे थे? प्रीति, पर तुम मम्मी पापा को तो कुछ नहीं बताएगी ना? नहीं भैया, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आप मुझे सब कुछ बताओ। मैंने इस आदमी से 1 लाख रुपए कर्ज पर लिए थे। सोचा था अपना काम शुरू करूंगा। पापा से भी कई बार पैसे ले चुका हूँ, लेकिन मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरा बिजनेस नहीं चला और सारा पैसा डूब गया। ये रॉबिन, ये यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा है। अगर एक हफ्ते में इसके पैसे नहीं लौटाए मैंने, तो ये मुझे जान से मार देगा। नहीं भैया, घबराओ मत, मैं कुछ करती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद प्रीति ने अपने हाथों से सोने की चूड़ियां उतार कर संजय को पकड़ा दी और फिर उससे बोली, ये लो भैया, इन्हें बेच दो और उस आदमी के पैसे लौटा दो। लेकिन ये चूड़ियां तो तेरे ससुराल से मिली है ना, तू वहां पर सबसे क्या कहेगी? वो सब मैं देख लूंगी भैया, आप बस वो करो जो मैं बोल रही हूँ। प्रीति की बात सुनकर संजय कुछ नहीं कह पाता और आंखों में आंसू लिए बस प्रीति और उसकी चूड़ियों को देखता रहता है। कुछ मत सोचो भैया, फिलहाल यही सही है। मुझे माफ कर दे प्रीति, मैंने कभी तुझे छोटी बहन का प्यार नहीं दिया, लेकिन आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज भाई दूज पर जब मुझे तुझे कुछ तोहफा देना चाहिए तो तू ये सब। भैया मैंने बोला ना, आप ज्यादा मत सोचो। बस मुझसे इतना वादा करो कि अब से आप हर भाई दूज पर मेरे घर आओगे और मुझसे टीका करवाओगे। मेरे लिए इतना ही काफी है। यहाँ से सब कुछ बदलने वाला था। प्रीति की सोने की चूड़ियों ने संजय की जान बचा ली और फिर ठीक 1 साल बाद। प्रीति, जरा देखो तो बाहर कौन आया है। अरे भैया, आप, वो भी इतनी सुबह? हाँ, क्योंकि तू तो सारा दिन भूखी रह सकती है, लेकिन मैं नहीं रह सकता ना। चल बहन, अब जल्दी से टीका कर दे। प्रीति संजय को इस तरह से देखकर बहुत खुशी थी। वो खुशी खुशी संजय को भाई दूज का टीका करती है और फिर संजय अपनी जेब से एक गिफ्ट बॉक्स बाहर निकालता है जिसके अंदर एकदम वैसी ही सोने की चूड़ियां थी जैसी प्रीति ने संजय को बेचने के लिए दी थी। लेकिन उन सोने की चूड़ियों से ज्यादा प्रीति के लिए उस तोहफे की कीमत थी जो उसे उसके भाई के प्यार के रूप में मिला था। प्रीति, ओ प्रीति, जल्दी से एक चाय तो लेके आ यार। अभी लाई भैया। प्रीति, टिफिन कब लाएगी? जी जी पापा, बस अभी लाई। अरे पूजा के फल कहाँ रख दिए प्रीति? वो यहाँ है माँ, बस अभी लेकर आई। ये है सुरेश वर्मा का परिवार, जहाँ हर सुबह हर किसी की जुबान पर बस प्रीति का ही नाम होता था। वैसे तो प्रीति इस घर की बेटी है, लेकिन यहाँ उसका अस्तित्व किसी नौकर से ज्यादा नहीं था। भैया ये लो चाय और पापा ये आपका टिफिन। अरे यार, ये क्या चाय है यार ये? अरे बस पानी उबाल कर ले आई है, तुझे चाय बनानी भी नहीं आई अभी तक। पता नहीं जिस घर जाएगी वहां क्या ही कहर ढाएगी ये। टिफिन तैयार करने में इतना टाइम लगता है, आज फिर तेरी वजह से मैं लेट हो गया। पापा वो माँ को पूजा के लिए फूल चाहिए थे तो वही तोड़ने चली गई थी मैं। रहने दे, तू और तेरे बहाने। सच में जब से माँ ने रसोई का काम छोड़ा है, एक ढंग की चाय तक नसीब नहीं हुई है। लगता है आज भी बाहर ही चाय पीनी पड़ेगी। अब पापा, जरा 20 रुपए तो देना। अरे 20 रुपए में क्या आता है, ये लो 50 रुपए। चाय के साथ कुछ नाश्ता वगैरह भी कर लेना। खूब खाओ पियो और खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। बस बेटा, तुझसे ही है मेरी सारी उम्मीदें, बाकी तो सब यहाँ बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने ही बैठे हैं। प्रीति को समझ आ गया था कि उसके पिता का ये ताना उसी के लिए था। उसे बुरा तो लगा, लेकिन फिर भी उसने पलटकर कुछ कहा नहीं, क्योंकि इस सब की अब उसे आदत हो चुकी थी। बचपन से ही उसके अपने घर में उसे बेटी होने की सजा मिलती आ रही थी। सुबह से रात तक प्रीति घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसके पिता और भाई की नजर में वो किसी काम की नहीं थी। हालांकि प्रीति की माँ को उस पर तरस आता था, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुलकर प्रीति का साथ दे सके। पापा, माँ, कहाँ हो आप दोनों? क्या हुआ भैया? तुझे किसने बुलाया यार? माँ पापा कहाँ हैं?
वो घर पर नहीं है, पर बात क्या है मुझे बताओ ना, बड़े खुश लग रहे हो। मेरी नौकरी लग गई, पूरे 10,000 महीने की सैलरी लगी है। अरे वाह भैया, तब तो इस बार भैया दूज पर मुझे नया सूट लाकर दोगे ना। ये देखो, गांव बसाने की ये लुटेरी पहले आ गई। चल जाके अपना काम कर, बड़ी आई नया सूट लेगी। घर में चाहे खुशी का कोई भी मौका हो, प्रीति कभी भी उस खुशी का हिस्सा नहीं बन पाती थी, क्योंकि उसे इस लायक समझा ही नहीं जाता था। समय बीता और संजय नौकरी करने शहर से बाहर चला गया, और फिर कुछ ही दिनों के बाद प्रीति के रिश्ते की बात चल पड़ी। लेकिन लड़के वालों की तरफ से दहेज के रूप में पूरे 5 लाख रुपयों की मांग की गई। तो प्रीति के पिता ने अपना सिर पकड़ लिया और फिर संजय को फोन करके उससे बात की। संजय बेटा, तुम कुछ मदद कर सको तो बताओ, इस बवाल से तो पीछा छुड़ाना ही है। मैं कहाँ से करूंगा, अपना खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चला रहा हूँ। अब आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। और वैसे भी पापा, ये मनहूस इस लायक नहीं कि इसकी शादी पर इतने सारे पैसे खर्च किए जाए। आप तो कोई ऐसा घर ढूंढिए जो बस ऐसे ही ले जाए इसे और हमारा पीछा छूटे। फोन स्पीकर पर था और प्रीति सब कुछ अपने कानों से सुन रही थी, लेकिन चुप रहने के सिवाय वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर संजय की बात मानकर प्रीति के पिता ने उसकी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी जो प्रीति से उम्र में पूरे 15 साल बड़ा था। प्रीति ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसमें ना कहने की हिम्मत भी तो नहीं थी। वो आंखों में आंसू लेकर सुंदर से शादी कर लेती है। और फिर प्रीति, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? जी, वो भाई दूज का त्योहार आने वाला है, तो बस उसी के बारे में सोच रही थी। अरे तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है, हम चलेंगे तुम्हारे घर, या फिर अपने भाई को यहीं पर बुला लो। प्रीति का पति सुंदर भले ही उससे उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन ये प्रीति की खुशकिस्मती थी कि वो प्रीति से बहुत प्यार करता था, साथ ही उसके समर्पण का बहुत सम्मान भी करता था। प्रीति को जो खुशियां उसके मायके में कभी नसीब नहीं हुई, वो उसे उसके ससुराल में अब जाकर मिल रही थी। हालांकि प्रीति ने कभी भी अपने पति सुंदर को अपने बीते समय और अपने प्रति अपने परिवार के रवैये के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, भैया को फोन लगाया था पर उनसे बात नहीं हो पाई। अरे यहाँ लाओ, मैं लगाता हूँ साले साहब को फोन। नहीं, अभी भैया ऑफिस में होंगे, बिजी होंगे। अब मैं बाद में बात कर लूंगी उनसे, आप परेशान मत होइए। अच्छा, अब ठीक है फिर, पर जैसे ही बात हो जाए मुझे जरूर बताना, ठीक है? ऐसा कहकर सुंदर वहां से चला जाता है और प्रीति डरते डरते अपने भाई संजय को फोन लगाती है। हेलो भैया, कैसे हो आप? जल्दी बोल, क्या काम है? भैया, शादी के बाद ये मेरा पहला भाई दूज है, आप आओगे ना मेरे घर टीका करवाने? तुझे पता भी है कि एक बार आने जाने में कितना किराया लगता है? वैसे ही इतनी कड़की चल रही है, ऊपर से वहां आऊं सो तेरे लिए, फिर तेरे घर वालों के लिए कुछ ना कुछ लेकर भी आऊं। मुझे माफ कर भाई, मेरे बस का नहीं है ये सब। भैया, तो मैं आ जाती हूँ आपके पास, क्या ये ठीक रहेगा? ओफो, क्या आफत है। ठीक है आजा, पर एक बात पहले ही बोल रहा हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, अगर नहीं मिल सका तो रोना धोना मत। इतना कहकर संजय फोन काट देता है और प्रीति भी उदास मन से घर के कामों में लग जाती है। फिर भाई दूज के ठीक एक दिन पहले। प्रीति, भाई दूज कल है, साले साहब से क्या बात हुई तुम्हारी? अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई। भैया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो तो आने की बहुत जिद कर रहे थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने सोचा कि मैं ही चली जाती हूँ उनके पास। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें गाड़ी से ले चलूंगा। आप नहीं, आपको भी तो दीदी के पास जाना है, आप परेशान मत हो, मैं बस से चली जाऊंगी। सुंदर के बार बार कहने पर भी प्रीति उसे अपने साथ संजय के पास लेकर नहीं जाती और फिर भाई दूज के दिन अकेले ही बस से संजय के फ्लैट पर पहुंच जाती है। फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। प्रीति ने अंदर जाकर देखा तो वहां संजय एक आदमी के पैरों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा था। रॉबिन भाई, बस एक हफ्ते का टाइम और दे दो, तुम्हारा पूरा पैसा वापस कर दूंगा कसम से, बस एक हफ्ता और दे दो मुझे। ओए, मेरी बात ध्यान से सुन, एक हफ्ता मतलब एक हफ्ता, समझा क्या? अगर एक हफ्ते में मेरा पैसा मेरे अड्डे पर नहीं पहुंचा ना, तो तेरी किडनी पहले बाहर निकालूंगा, और फिर उसका क्या करूंगा ये तो तू समझ ही गया होगा। क्यों? संजय को धमकी देने के बाद वो आदमी और उसके गुंडे वहां से चले जाते हैं और संजय जमीन पर बैठा रोने लगता है। तभी प्रीति उसके पास जाकर उससे कहती है, भैया ये सब क्या है? कौन थे ये लोग और तुमसे ऐसे क्यों बात कर रहे थे? प्रीति, पर तुम मम्मी पापा को तो कुछ नहीं बताएगी ना? नहीं भैया, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आप मुझे सब कुछ बताओ। मैंने इस आदमी से 1 लाख रुपए कर्ज पर लिए थे, सोचा था अपना काम शुरू करूंगा। पापा से भी कई बार पैसे ले चुका हूँ, लेकिन मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरा बिजनेस नहीं चला और सारा पैसा डूब गया। ये रॉबिन, ये यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा है, अगर एक हफ्ते में इसके पैसे नहीं लौटाए मैंने, तो ये मुझे जान से मार देगा। नहीं भैया, घबराओ मत, मैं कुछ करती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद प्रीति ने अपने हाथों से सोने की चूड़ियां उतार कर संजय को पकड़ा दी और फिर उससे बोली, ये लो भैया, इन्हें बेच दो और उस आदमी के पैसे लौटा दो।
लेकिन ये चूड़ियां तो तेरे तेरे ससुराल से मिली है ना, तू वहां पर सबसे क्या कहेगी? वो सब मैं देख लूंगी भैया, आप बस वो करो जो मैं बोल रही हूँ। प्रीति की बात सुनकर संजय कुछ नहीं कह पाता और आंखों में आंसू लिए बस प्रीति और उसकी चूड़ियों को देखता रहता है। कुछ मत सोचो भैया, फिलहाल यही सही है। मुझे माफ कर दे प्रीति, मैंने कभी तुझे छोटी बहन का प्यार नहीं दिया, लेकिन आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज भाई दूज पर जब मुझे तुझे कुछ तोहफा देना चाहिए तो तू तू ये सब। भैया मैंने बोला ना, आप ज्यादा मत सोचो, बस मुझसे इतना वादा करो कि अब से आप हर भाई दूज पर मेरे घर आओगे और मुझसे टीका करवाओगे। मेरे लिए इतना ही काफी है। यहाँ से सब कुछ बदलने वाला था। प्रीति की सोने की चूड़ियों ने संजय की जान बचा ली और फिर ठीक 1 साल बाद। प्रीति जरा देखो तो बाहर कौन आया है। अरे भैया, आप वो भी इतनी सुबह? हाँ, क्योंकि तू तो सारा दिन भूखी रह सकती है, लेकिन मैं नहीं रह सकता ना। चल बहन, अब जल्दी से टीका कर दे। प्रीति संजय को इस तरह से देखकर बहुत खुशी थी। वो खुशी खुशी संजय को भाई दूज का टीका करती है और फिर संजय अपनी जेब से एक गिफ्ट बॉक्स बाहर निकालता है जिसके अंदर एकदम वैसी ही सोने की चूड़ियां थीं जैसी प्रीति ने संजय को बेचने के लिए दी थी। लेकिन उन सोने की चूड़ियों से ज्यादा प्रीति के लिए उस तोहफे की कीमत थी जो उसे उसके भाई के प्यार के रूप में मिला था।